नमस्कार दोस्तों। क्या मोहब्बत इतनी खूबसूरत है। भाग 4। विशाखा को एक शादी में एक पंडित जी मिल जाते हैं। पंडित जी विशाखा का हाथ देखकर विशाखा के आने वाले कल के बारे में बताने लगते हैं। पंडित जी कहते हैं, पंडित जी की बातें सुनकर पास के टेबल पर बैठा अरमान वहाँ आ जाता है। अरमान पंडित जी के आगे अपना हाथ कर देता है। अरमान चौहान अपना हाथ पंडित जी के आगे करते हुए, पंडित जी क्या आप मेरा हाथ देखकर मेरे बारे में बताएंगे। पंडित जी थोड़ी देर हाथ देखते रहे, फिर अरमान की तरफ देखते हुए, तो तुम्हारा लक्की धर्म तुम्हारी लाइफ में आ चुका है। अरमान मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप। पंडित जी मेरे कहने का मतलब है तुम्हारा लेडी लक तुम्हारी लाइफ में आ चुका है। अभी कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई हुई है। अरमान पंडित जी के चेहरे को देखते हुए, ठीक कहा आपने। पंडित जी जिस लड़की से तेरी सगाई हुई है, यह लड़की तुम्हारे लिए बहुत लक्की है। वह तुम्हारी सारी मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेगी। थोड़े ही दिनों में तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। वह लड़की सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेगी। तुम उस लड़की से बहुत प्यार करोगे। तुम बहुत अच्छी लाइफ बिताओगे। तुम्हारी अपनी बीबी से ज़्यादा प्यार करोगे, अथवा वह तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी, यह कहना मुश्किल होगा। पंडित जी कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और दोनों के हाथ इकट्ठे पकड़कर देखने लगते हैं। पंडित जी की बातें सुनते हुए विशाखा और अरमान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि दोनों के ही मन में एक दूसरे के प्रति ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, तो वह दोनों बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं। तभी पंडित जी फिर कहने लगते हैं, पंडित जी दोनों के हाथों को देखते हुए, कहीं तुम दोनों की सगाई तो एक दूसरे के साथ नहीं हुई। दोनों के चेहरों की तरह देखकर समझ आते हैं कि वह सही कह रहा है। इन दोनों की ही सगाई एक दूसरे के साथ हुई है। तभी अरमान अपना हाथ छुड़ाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ठीक है, हम दोनों की सगाई हुई है, इसका मतलब ज़रूरी थोड़ा ही है कि हम दोनों की शादी भी होगी। जब अरमान वहाँ से जाने लगता है तो पंडित जी कहते हैं, अगले 3 दिन में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। यह सारी बातें सुनकर विशाखा और अरमान हैरान हो जाते हैं। तभी विशाखा बोलती है, मैं तो आपसे अपने करियर के बारे में पूछना चाहती थी। उसके बारे में तो आपने कुछ कहा नहीं, आप तो बस मेरी शादी के पीछे पड़ गए। क्या कह रही हो तुम? कौन सा करियर? तुम काम करने के लिए नहीं बनी, तुम तो पूरी उम्र इस नौजवान पर अपना हुक्म चलाना। तुम तो बॉस की बॉस बनोगी। तुम्हारे मुख से निकली हर इच्छा यह नौजवान पूरी करेगा। 3 दिन के बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा पति तुम्हें पूरी जिंदगी अपने आप से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होने देगा। तुम उसके साथ दुनिया घूमोगे, तुम्हारे घर को बच्चे भी हो जाएंगे, मगर तुम दोनों पूरी जिंदगी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बिताओगे। कैरियर को तो तुम थोड़े ही दिन में भूल जाओगी। शादी की शुरुआत में तुम दोनों को कुछ मुश्किलें आएंगी। जब तुम दोनों साथ हो तो मुश्किल हल हो जाएंगी। इस नौजवान को तुम्हारा दिल जीतने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरमान तब तक दूसरे टेबल पर जा चुका था, मगर उसे विशाखा और पंडित जी की बातें सुनाई दे रही थी। विशाखा, पंडित जी यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम दोनों की शादी होगी? पंडित जी तुम दोनों क्या एक दूसरे के साथ सगाई करने के लिए गए थे? फिर भी सगाई तो तुम दोनों की हुई ना। यह तो भाग्य है, जो होना है वह तो होकर रहेगा। विशाखा मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं बिजनेस फील्ड में काम करूं। इसी के लिए मैंने एमबीए किया है। आगे भी इस लाइन में काम करना चाहती हूँ। पंडित जी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पति तुम्हें काम करने से रोकेगा, मगर वह तुम्हें हर समय अपने साथ रखना चाहेगा। उसके लिए तुम्हें काम को छोड़ना पड़ेगा। अरमान को श्याम शहर से बाहर जाना था, तो वह बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर चला गया। विशाखा और अरमान दोनों ही पंडित जी की बातों के बारे में सोच रहे थे। अरमान सोच रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं विशाखा को अपने आप से ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता हूँ? हम दोनों की कोई लव मैरिज भी नहीं हो रही।
हम लोगों की तो सगाई भी एक एक्सीडेंटल हुई थी। और इधर विशाखा सोच रही थी कि ऐसी कौन सी मुसीबत अरमान पर आने वाली है जो वह अपने ऊपर लेगी। विशाखा चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, पर पंडित जी का यह कहना है कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हारे नसीब में हर खुशी है, उसको अच्छा लग रहा था। वह सोचती सोचती मुस्कुरा उठी। क्या सच में अरमान उससे इतना प्यार करेगा? रात को अपने बिस्तर पर पड़े हुए अरमान के बारे में सोचे जा रही थी। अरमान शहर से बाहर जा रहा था, मगर उसके दिमाग में विशाखा ही घूम रही थी। अरमान का ध्यान बार बार पंडित जी की बातों की तरफ जा रहा था। अरमान सोच रहा था ऐसी कौन सी मुसीबत उस पर आने वाली है। अरमान सोच रहा था कि वह 3 दिन के लिए तो शहर से बाहर जा रहा है, तो वह 3 दिन में उसकी शादी विशाखा के साथ कैसे हो सकती है। सुबह सुबह अरमान के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। अरमान बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए फ़ोन उठाता है, क्योंकि रात में मीटिंग की वजह से लेट नाइट कमरे में आया और उसे सोने में देर हो गई। अब इतना अर्ली मॉर्निंग किसी का फ़ोन उठाने का उसका कोई मन नहीं था, मगर जब उसने डैड का नंबर देखा तो उसने झट से फ़ोन उठा लिया, क्योंकि बिना वजह उसके डैड इतना जल्दी फ़ोन नहीं करते थे। उनका स्वभाव था कि वह शाम को सोने से पहले अरमान को फ़ोन करते थे। जब अरमान फ़ोन उठाता है तो आगे से डैड कहते हैं कि जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारी दादी बहुत बीमार है, वह तुम्हें बहुत याद कर रही है। फ्लैशबैक। अरमान शाम को मीटिंग के लिए शहर बाहर चला गया। जब शाम को पूरा परिवार चाय पी रहे थे तो बैठे बैठे दादी अजीब सा फील होने लगा। अरमान की भाभी तान्या चौहान उनको हॉस्पिटल ले गई। दादी जाते हुए रास्ते में बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि दादी को हार्ट अटैक आया है। वह पूरी रात बेहोश रही। दादी का ट्रीटमेंट कर दिया गया था। सबको पता था जब दादी को होश आएगा तो सबसे पहले वह अरमान के बारे में ही पूछेगी, इसलिए अरमान के डैड ने अरमान को वापस आने के लिए फ़ोन कर दिया। अरमान दोपहर तक हॉस्पिटल पहुंच गया था। जब अरमान हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ, भाभी, बड़ी बहन के साथ विशाखा भी वहीं पर बैठी हुई थी। विशाखा ने सिंपल सा सूट पहना हुआ था, बालों को कलच कर इकट्ठा किया था। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कितनी परेशान है। घर वालों से बात करके अरमान डॉक्टर से मिलने चला जाता है। अरमान, डॉक्टर साहब, दादी माँ को कब तक होश आ जाएगा? डॉक्टर, हमने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, उनको रात को होश आना स्टार्ट हो जाएगा, मगर होश आने के बाद कोई ऐसी बात मत कीजिए जिससे उन्हें स्ट्रेस हो, उन्हें खुश रखेंगे। जी, बात अच्छी बात है कि मिसेज चौहान उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आई। अगर उन्हें लाने में देरी हो जाती तो शायद कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते। दादी माँ को भी होश नहीं आया था। अरमान ने अपनी माँ से कहा, मोम, आप और पापा रात को घर चले जाइए और भाभी को भी साथ ले जाइए। मैं और दी हॉस्पिटल में रहेंगे। बड़े भैया को मैं रात में घर भेज दूंगा। अरमान बात कर ही रहा था कि तभी विशाखा के भैया हिमांशु जी और भाभी मधु जी वहाँ सब के लिए नाश्ता लेकर आ गए। उन्होंने विशाखा को खाने पीने का सामान पकड़ा दिया। विशाखा ने सबको चाय पिलाई और सैंडविच देने लग गई। विशाखा ने अपने भैया भाभी से कहा कि आप चले जाइए, मैं रात को यहीं रुकूंगी। उसकी बात सुनकर अरमान की मोम बोली, नहीं बेटा, तुम रात से यहीं हो, आज घर चली जाना, हम लोग भी आज रात घर जा रहे हैं, यहाँ पर अरमान और नेहा रुकेंगे। विशाखा रुकना चाहती थी, मगर जब उसे पता चला कि अरमान रुक रहा है तो उसने जाना ही ठीक समझा। जब से अरमान आया था विशाखा ने उसे बुरी तरह से इग्नोर किया था। यह बात अरमान ने भी महसूस की थी। रात को अरमान और नेहा रुकेंगे। दादी के पास एक अटेंडेंस के लिए बेड लगा हुआ था। कमरे में 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। रात को नेहा तो सो गई, मगर अरमान बैठा लैपटॉप पर काम करता रहा। अरमान ने एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी कुर्सी पर अपने पाँव रख लिए। अरमान रात को उन कुर्सियों पर ही थोड़ा बहुत सो गया। काम करते हुए अरमान के दिमाग में विशाखा के इस तरह इग्नोर करने के बारे में सोच रहा था। उससे चाहे विशाखा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर उससे इस तरह इग्नोर होना भी अच्छा नहीं लगा। अरमान सोचने लगा, अजीब बद दिमाग लड़की है, उसकी साथ मेरे साथ सगाई हुई, फिर भी वह ऐसा दिखा रही है जैसे मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं है।
उसे सोचना चाहिए मेरी वजह से ही उसका दादी से रिश्ता है। फिर अरमान को खुद पर ही झुंझलाहट होने लगती है। वह क्या सोच रहा है, उसके बारे में क्यों सोच रहा है। अगर विशाखा उसे इग्नोर करती है तो करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फिर भी विशाखा के बारे में सोचने लगा। विशाखा उसकी दादी से कितना प्यार करती है, जैसे अरमान की नहीं उसकी दादी हो। चेहरे से कितनी परेशान लग रही थी। विशाखा उसके माँ और भाभी के साथ कितनी कंफर्टेबल थी और मेरा परिवार भी उसके साथ कितना खुश था। अरमान बैठा बैठा मुस्कुराने लगा। वैसे यह स्टूपिड सी लड़की है तो खूबसूरत। मैं क्या सोच रहा हूँ, कहीं उस पंडित की बातें सच ना हो जाएं। वह मेरे दिमाग पर ऐसे क्यों छा रही है। फिर अरमान सोचने लगा, अगर पंडित की बात सच होती है तो 2 दिनों में हमारी शादी हो जाएगी, क्योंकि 3 दिन में से 1 दिन तो चला गया। मगर यह तो नामुमकिन है। अब मेरी दादी मरने वाली पड़ी है, मैं उसके साथ शादी तो करने से रहा। वैसे भी उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उसके साथ शादी की जल्दी हो। ऐसे ही सोचते सोचते कुर्सी पर बैठे हुए कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ही विशाखा भी सोच रही थी कि कितना अच्छा था ना, अरमान बाहर गया था, हुआ था, क्या ज़रूरत थी उसे वापस आने की। अगर ना आता तो मैं विशाखा दादी के पास रुक जाती। विशाखा का कितना मन था दादी के पास रहने का। यह सब सोचते हुए विशाखा भी सो गई। उन दोनों को नहीं पता था आने वाला दिन उन दोनों के लिए कौन सा सरप्राइज़ लिए बैठा है। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर